डिस्कस करेंगे एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम जानना है कि मलेरिया एक प्रकार का प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, एक प्रकार का फीवर होता है जो कि प्लाज्मोडियम जीनस प्लाज्मोडियम के 4 स्पीशीज द्वारा हो सकता है। प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम विवेक्स, ये 4 स्पीशीज होते हैं जिसके द्वारा मलेरिया नामक फीवर एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। इसके एंटी मलेरिया ड्रग को समझने से पहले सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि मलेरिया का, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल किस तरह से होता है, ताकि इसके विभिन्न स्टेज में ड्रग का प्रभाव किस तरह होता है उसको समझा जा सकता है। तो प्लाज्मोडियम का पूर्ण लाइफ साइकिल जो है, ये पूरा डायग्राम शो किया गया है। लाइफ साइकिल जो है ये 2 भाग में पूर्ण होता है। इसका जो ह्यूमन के अंदर होता है, मनुष्य के अंदर होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसको साइजोगोनी भी कहा जाता है। और दूसरा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इसका होता है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल जो होता है, वो मॉस्किटो के अंतर्गत होता है। तो कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर पूर्ण होता है। यहाँ डायग्राम में शो किया गया है कि किस तरह से ह्यूमन के अंदर ये कंप्लीट ह्यूमन के अंदर साइकिल है। तो ह्यूमन के अंदर कैसे प्रवेश करता है, जब कोई भी मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसमें कि एस्पेरोजोइट्स, मलेरिया का एस्पेरोजोइट्स मौजूद है, उसके सलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। तो जब वो कोई मच्छर किसी व्यक्ति विशेष को काटता है तो उसके माउथ पार्ट प्रोबोसिस के साथ जो है बहुत सारे एस्पेरोजोइट्स व्यक्ति के ब्लड सर्कुलेशन से होता हुआ पूरे शरीर में जाता है। और प्रथम टारगेट जो मनुष्य के अंदर होता है वो लीवर सेल होता है, जो यहाँ शो किया गया है। एस्पेरोजोइट्स यहाँ शो किया गया है, देखिए मॉस्किटो एस्पेरोजोइट्स जो है रिलीज हुआ और ये पहुँचा मनुष्य के अंदर ब्लड सर्कुलेशन के साथ, और ये लीवर को इन्फेक्ट करता है। लीवर में इसका 2 स्टेज होता है, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो ये तमाम इसका डेवलपमेंट लीवर में हुआ, और लीवर में डेवलपमेंट होने के बाद जो है इसमें क्रिप्टोजोइट्स जो बनते हैं, वो क्रिप्टोजोइट्स फिर आरबीसी को इन्फेक्ट करता है। तो आरबीसी का जो साइकिल होता है वो यहाँ देखिए शो क्या है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। आरबीसी के अंदर जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है, और ये आरबीसी के अंदर विभिन्न स्टेज ये पूरा करता है। इसका सिग्नेट रिंग स्टेज होता है, साइजोन, और कंप्लीट मैचुरेशन करके जो है साइजोन रप्चर किया, और यहाँ जो है रप्चर करने के बाद ये जो है मलेरिया का जो है मीरोज्विट्स वो लिबरेट हुआ। अब जो ये आरबीसी के अंदर मीरोज्विट्स जो लिबरेट हुआ, ये अगेन फ्रेश आरबीसी को इन्फेक्ट कर सकता है, या अगेन लीवर सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। और इसी में कुछ जो मीरोज्विट्स होते हैं वो यहाँ पर देखिए शो किया गया है, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं गैमिट में। तो इसका गैमिटोसाइट स्टेज हुआ, तो गैमिटोसाइट स्टेज हुआ, इसमें गैमिट में इनलोंगेटेड हो गया। गैमिट 2 प्रकार के बन जाते हैं, एक मेल गैमिट होता है, एक फीमेल गैमिट होता है। तो जो फीमेल गैमिट है वो मैक्रोगैमिट कहलाता है, और मेल जो है माइक्रोगैमिट कहलाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि फर्दर डेवलपमेंट गैमिट का जो है ह्यूमन के अंदर नहीं होता है। गैमिट तो मौजूद रहता है लेकिन उसका फर्दर डेवलपमेंट ह्यूमन के अंदर नहीं होता है। इस अवस्था में अगर अगेन कोई मच्छर अगर काटता है तो चूंकि ब्लड सक करेगा मच्छर मॉस्किटो काटने के पश्चात, तो ब्लड के साथ वो जो है ट्रांसफ़र हो गया मॉस्किटो के अंदर, और फिर मॉस्किटो के अंदर उसका डेवलपमेंट उसके स्टोमक के अंदर होता है।
तो यहाँ देख रहे हैं मैक्रोगैमेटोसाइट, ये गैमेट का देखिए डेवलपमेंट। अब ये मॉस्किटो के अंदर यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, ये यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, और यहाँ से ये मैक्रोगैमेटसाइट माइक्रोगैमेटसाइट दोनों का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन होके ये सब स्टोमक के दीवार में हो रहा है। ओकेनाइट बना, वो सिस्ट बना, और फिर उस सिस्ट से जो है बहुत सारे स्पोरोजोइट्स उसके सीधे सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं, और फिर वो जो है मच्छर पूर्ण रूप से जो है दूसरे व्यक्ति विशेष को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है जो कि इसे समझना ज़रूरी है। यहाँ इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 10 से 18, यानी इन्फेक्ट यहाँ किया और ये कंप्लीट साइकिल पूरा करने में 10 से 18 दिन, और 10-18 दिन के पश्चात जब ये रप्चर करता है तो मलेरिया का जो भी सिम्टम है वो उपस्थित होता है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हाँ, इसमें सिम्टम क्या हो सकते हैं, जब बताएं इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 18 दिन होता है, तो जो व्यक्ति विशेष के अंदर जो सिम्टम उत्पन्न होते हैं मलेरिया का, वो बहुत ठंडा लगता है, चिल्स, फीवर होता है, हाई फीवर होता है, सीवियर हेडेक हो सकता है, नौसिया, वोमिटिंग, डाई और हॉट स्किन, पसीने आता है, पसीने के साथ फीवर, एक पर्टिकुलर सर्टेन इंटरवल पर फीवर, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे पर फीवर चढ़ता है, बहुत तेज़ फीवर होता है, और पसीने के साथ फीवर जो है वो उतरता है। एनीमिया हो सकता है, इनलार्ज लीवर और स्प्लीन, ये इनलार्ज हो जाता है। ट्रीटमेंट, ये समझना है कि इसका ट्रीटमेंट जो भी एंटी मलेरिया ड्रग के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझने के लिए ये अच्छी तरह से याद करना जरूरी है। पहला है जैसे ट्रीटमेंट में ट्रू कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस। ट्रू कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस इसमें है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पोरोजोइट बिफोर इन्वेजन टू होस्ट। होस्ट में प्रवेश करने के पहले स्पोरोजोइट का डिस्ट्रक्शन हो, तो ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल ऐसा संभव नहीं है। दूसरा है कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस, जिसमें है कि इन्फेक्टेड होस्ट के अंदर जो है इसका डेवलपमेंट, मैच्योरेशन यानी डेवलपमेंट नहीं हो स्पोरोजोइट्स का, तो ये कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस कहलाता है। और इसके बाद नेक्स्ट तीसरा है इसका कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस का प्रीमाक्विन और पायरिमिथामिन ड्रग है जो कैजुअल प्रोफाइलेक्सिस। तीसरा है रेडिकल क्योर। रेडिकल क्योर के अंतर्गत एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एरिथ्रोसाइटिक का मतलब जैसा कि अभी हम डिस्कस करते हैं आरबीसी के अंदर जो साइकिल होता है एरिथ्रोसाइटिक होता है, और लीवर के अंदर जो है वो प्री और एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है। तो वो कंप्लीट इरेडिकेशन करना वो रेडिकल क्योर कहलाता है, और इसका एग्जाम्पल है प्रीमाक्विन, फार्माक्विन, पायरिमिथामिन, ये सारे ड्रग्स हैं। तीसरा है सप्रेसिव क्यूरेटिव। यहाँ है कि जो मलेरिया पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर से पूर्ण रूप से बाहर निष्कासित कर देना, कंप्लीट रिमूवल ऑफ मलेरिया पैरासाइट फ्रॉम द बॉडी, इसके अंतर्गत क्लोरोक्विन है, पायरिमिथामिन। नेक्स्ट जो है गैमेटोसाइट्स, यानी हम अभी लाइफ साइकिल में जैसा कि डिस्कस किए हैं कि गैमिट दोनों मेल और फीमेल गैमिट, माइक्रोगैमिट और मैक्रोगैमिट का निर्माण मनुष्य के अंदर हो जाता है, ब्लड में रहता है। तो वो ड्रग जो कि गैमिट को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है, इसमें क्लोरोक्विन है, प्रीमाक्विन है, ताकि जो है इन्फेक्शन जो है मॉस्किटो के अंदर ट्रांसफर नहीं हो। नेक्स्ट है एस्पेरेंटोसाइड, जो कि एस्पेरेंटोसाइड्स वो होते हैं जो कि स्पोरोजिट्स और ऊसिस्ट, जो कि मॉस्किटो के स्टोमक के अंदर जो डेवलपमेंट गैमिट का होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है,
तो वो डेवलपमेंट नहीं हो, डेवलपमेंट को रोके, तो इसमें प्रोग्यूननिल और प्रीमाक्विन है। तो इस तरह से ये सारे टर्म समझना ज़रूरी है। अब एंटी मलेरियल ड्रग की क्लासिफिकेशन, पहला सिंकोना अल्कोलाइड जो ट्रेडिशनल अल्कोलाइड है, जिसमें क्विनिन क्विनिडिन ये ड्रग्स हैं। दूसरा एक्रेडिन डेरिवेटिव, जिसमें मेपाक्रिन है, बाइग्यूनाइड, प्रोग्यूनेनिल। नेक्स्ट है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव जिसमें क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो। नेक्स्ट है 8 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव जिसमें पामाक्विन प्रीमाक्विन है। नेक्स्ट है डाई अमीनो पायरिमिडिन डेरिवेटिव जिसमें पायरिमिथामिन ड्रग है एग्जाम्पल। 4 क्विनोलिन कार्बिनोलामिन जिसमें मेफ्लोक्विन ड्रग है, इसका एग्जाम्पल है। सिस्क्विटर्पिन डेरिवेटिव आर्टिमेशन है। और लास्ट में है पायरिमिथामिन का सल्फाडॉक्सिन के साथ कॉम्बिनेशन। ये दोनों कॉम्बिनेशन सिनर्जिस्टिक प्रभाव उत्पन्न करता है जो काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब कुछ पर्टिकुलर ड्रग के बारे में डिस्क्रिप्शन। क्विनिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि होस्ट सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म को और ऑक्सीजन अपटेक को रोकता है। इसका टॉक्सिक प्रभाव सिंकोनिज जिसमें विजुअल ऑडिटरी डिस्टर्बेंस हो सकता है, मस्कुलर वीकनेस हो सकता है, नौसिया वोमिटिंग। ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक वाटर फीवर एक संयुक्त प्रभाव है जिसमें कि हेमोलिसिस, यूरिन डार्क हो जाता है, रीनल फेल्योर होता है, तो इसको एक साथ जो है ब्लैक वाटर फीवर कहा जाता है। कार्डियक टॉक्सिसिटी उत्पन्न होता है, एरिथमियाज ये सब होता है। इडियोसिनक्रेसी जिसमें एलर्जिक रिएक्शन, एडिमा हो सकता है। क्विनिन का थेरेपेटिक यूज होगा सेरेब्रल मलेरिया के केस में किया जाता है, मलेरियल ड्रग है। इसके साथ साथ बीटा स्टोमैकिक है और एरिथमियाज में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक होता है। मोस्ट पॉपुलर ड्रग जो है क्लोरोक्विन, जो काफ़ी लोकप्रिय है मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है डीएनए आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसका थेरेपेटिक यूज मलेरिया के लिए तो है ही, लेकिन मलेरिया के साथ साथ इसका एमीबियासिस में, जियार्डिया इन्फेक्शन होता है जिसमें कि डिसेंट्री टाइप के सिम्टम उत्पन्न होते हैं। टेनियासिस वॉर्म इन्फेक्शन है, टेप वॉर्म इन्फेक्शन है, टेनियासिस फ्लोक इन्फेक्शन, एवी वॉर्म इन्फेक्शन है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये सब क्लोरोक्विन के एंटी मलेरियल स्पेक्ट्रम के साथ साथ ये सारे भी स्पेक्ट्रम होता है। एडवर्स इफेक्ट 8 क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है जिसको ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। 8 क्रेनियल नर्व डैमेज होता है। स्किन रैश, लॉस ऑफ एकोमोडेशन यानी नियर विजन के लिए जो है एडजस्टमेंट डिस्टर्ब हो जाता है लेंस का। ब्लड विजन, कार्डियक अरेस्ट, डर्मेटाइटिस और एडिमा। पामाक्विन प्रीमाक्विन दोनों जो है वो अभी हम पढ़े थे, रेडिकल क्योर के एग्जाम्पल है। और इसके साथ साथ जो है ये गैमेटिसाइड्स और एस्पेरेंटोसाइड माने स्पोर को भी किल करता है, नष्ट करता है, और गैमिट को भी नष्ट करता है। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। एडवर्स इफेक्ट हेमोलिसिस इन पर्सन विथ डिफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। यानी अगर किसी पेशेंट में ये एक जेनेटिक डिफेक्ट होता है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की डिफिशिएंसी कमी होने की वजह से ऐसे पेशेंट में हेमोलिसिस की घटना होगी। इसके साथ नौसिया वोमिटिंग हो सकता है। पायरिमिथामिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ट्राइमिथोप्रिम के समान होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं ट्राइमिथोप्रिम जो होता है वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के कन्वर्सन को रोकता है। और ये डाईहाइड्रो से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाने के लिए जो एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, तो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से ये कन्वर्सन रुक जाता है और पैरासाइट का ग्रोथ नहीं हो पाता है। रेजिस्टेंट केस में इसका जो है जो पायरिमिथामिन का जो है सल्फाडॉक्सिन के साथ जो है अगर कोई रेजिस्टेंट केस है तो उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसका सिनर्जिस्टिक प्रभाव है, यानी दोनों को संयुक्त रूप से देने से दोनों के अलग अलग प्रभाव से भी अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है, तो इसको सिनर्जिस्टिक प्रभाव कहा जाता है। मेफ्लोक्विन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ मोर रेजिस्टेंट फैल्सिफेरम।
ये 4 प्रकार के जो स्पीसीज हम बताएं, इसमें बहुत ही रेजिस्टेंट फैल्सिपेरम होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष को प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इन्फेक्शन है तो उसको केस में मेफ्लोक्विन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइजेंटोसाइडल एक्टिविटी रखता है लगभग सभी तरह के मलेरिया पैरासाइट के विरुद्ध में, लेकिन प्लाज्मोडियम विवेक्स में ये कार्य नहीं कर पाता है। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि मेम्ब्रेन, पैरासाइट के मेम्ब्रेन को ये डैमेज कर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। आर्टिमेसिन ये एक्टिव अगेंस्ट क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अगर क्लोरोक्विन में किसी भी व्यक्ति रेजिस्टेंट हो जाता है क्लोरोक्विन के प्रति, तो उस केस में आर्टिमेसिन का प्रयोग जो है किया जा सकता है। तो इसलिए लिखा है इट इज इफेक्टिव ब्लड साइजेंटोसाइड्स अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ मलेरिया। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट एंटी मलेरियल ड्रग।